Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Digital Logic Design. Here's your lab instructor Nashita Alwas. Agenda of this experiment basically includes 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and the conclusion. The title of our today's experiment is to understand the implementation of flip-flop sequential circuits on LabVIEW software. Basic equipment needed for the experimentation is LabVIEW software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. The theme of this experiment is to learn about the flip-flop circuits. So what is the flip-flop circuits? Before moving towards the flip-flop circuits, we have to learn about the sequential circuits. Sequential circuits is a logical circuit where the output depends on the present value of the input signal as well as the sequence of the past inputs. अभी तक हमने जितने भी सर्किट्स पढ़े हैं, लॉजिकल सर्किट्स पढ़े हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो कोई भी डिजिटल लॉजिक सर्किट्स की दो टाइप्स हो सकती हैं: कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम अब तक पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट आते हैं जिसमें आउटपुट जस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनपुट पर डिपेंडेंट थी, उसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं था, कोई स्टोरेज एलिमेंट नहीं था, प्रीवियस में जो भी काम हुआ था उसको आप स्टोर करने की कैपेबिलिटी अवेलेबल नहीं थी। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं था जिसमें आउटपुट जो है फीडबैक होके इनपुट में आए और इनपुट को आप यूटिलाइज कर सको। मीन्स पास में क्या आउटपुट थी, पास में क्या इनपुट थी, उसका कोई आप लोगों के पास स्टोरेज एलिमेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में नहीं था। हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी जिसमें एडर्स थे, सब्ट्रैक्टर्स थे, कोड कन्वर्टर्स थे, मल्टीप्लेक्सर्स थे एंड डिकोडर सर्किट्स थे। जितने भी ये सर्किट्स थे ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की टाइप थे और इन सर्किट्स के अंदर मेमोरी एलिमेंट अवेलेबल नहीं था। जितनी आउटपुट्स आपके पास आ रही थी वो जस्ट प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंडेंट थी। लेकिन आज का जो हमारा सर्किट है या थीम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है वो है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो है वो सीक्वेंशियल सर्किट्स की एक टाइप है और सीक्वेंशियल सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट अवेलेबल होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स में जस्ट एक डिफरेंस है और वो है मेमोरी एलिमेंट। सीक्वेंशियल सर्किट्स जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की ही एक एक्सटेंसिव टर्म है या उनकी ही एक्सटेंशंस हैं। आपके पास कॉम्बिनेशन सर्किट्स अवेलेबल होते हैं, उस पर ही आप मेमोरी एलिमेंट जो है वो एंटर कर देते हो। जब आप अपना डेटा जो आपके आउटपुट पे आ रहा होता है उसको स्टोर करना चाहते हो और उसको नेक्स्ट टर्म में यूज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते। ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर मेमोरी एलिमेंट मौजूद होता है और जिनकी आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के अलावा पास्ट इनपुट पर भी डिपेंडेंट होती है, उसे सीक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं। हमारी आज की लैब का जो थीम है वो है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो है एक मेमोरी एलिमेंट है जो के 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और नॉर्मली ये क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज होता है। क्लॉक मींस कंट्रोलिंग इनपुट सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज होता है। इसकी दो नॉर्मल जो है आउटपुट्स होती हैं, Q और Q बार या Q नॉट। मतलब अगर आपको Q1 मिल रहा है तो Q बार आपको 0 मिलेगा। एक एक्चुअल आउटपुट होती है और दूसरी इन्वर्टेड आउटपुट होती है। और इसके अलावा फ्लिप फ्लॉप कैन मेंटेन अ बाइनरी स्टेट indefinitely as long as power is delivered to the circuit until directed by input signal to switch states. इसको बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं। बाइस्टेबल क्यों? क्योंकि ये 2 स्टेट्स पे स्टेबल होता है, 1 में या फिर 0 में। फ्लिप फ्लॉप की डिफरेंट इनपुट्स हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वेरी करती है। तो इनपुट्स के अकॉर्डिंग और क्लॉक पल्सेस के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मेन जो बेसिक टाइप्स हैं इसकी फ्लिप फ्लॉप की
वो बेसिकली 4 है, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, T flip flop and T flip flop. The basic difference between a latch and flip flop is a gating or clocking mechanism. लैच सर्किट जो है इसमें आपके पास कंट्रोलिंग का फिनोमेना नहीं होता, गेटिंग सिग्नल्स नहीं होते। मींस हमने किसी भी सर्किट के अंदर एक बिट डाटा स्टोर करना है और हम आउटपुट के आगे लैच को लगा देते हैं। अब जैसे ही आउटपुट चेंज होगी, लैच की इनपुट डायरेक्टली चेंज हो रही होंगी। ठीक है, कोई ऐसा फिनोमेना नहीं होगा कि आपकी आउटपुट चेंज हो रही है तो आपका लैच की जो इनपुट्स है एस और आर ये चेंज ना हो। मींस लैच मींस स्टोरिंग का जो फिनोमेना है उसको ऑन करने के लिए कोई स्विच नहीं कनेक्ट होगा। मतलब जैसे ही आपकी आउटपुट के आगे जिसके आगे आपने लैच लगाया हुआ है वो चेंज होगी तो आपका आउटपुट वाला डाटा ऑटोमेटिकली लैच के अंदर 1 बिट के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जबकि फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो है वो क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। क्लॉक पल्स क्या मीन्स, अगर मैंने किसी सर्किट के अंदर आउटपुट के बाद फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट किया है तो जब तक मैं क्लॉक पल्स या गेटिंग सिग्नल या स्विचिंग सिग्नल नहीं दूंगी कि मेरी आउटपुट चेंज हो तो मेरी इनपुट मेरे स्टोरिंग का फिनोमेना जो है वो चेंज हो, तब तक आपका स्टोर ऑफ 1 बिट डाटा परफॉर्म नहीं होगा। तब तक आपका फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डाटा को स्टोर नहीं करेगा जब तक मैं उसको क्लॉक पल्स नहीं दे देती। So before going towards the SR flip flop, firstly we have to learn about the SR latch because latch पे ही हम लोग क्लॉक इनपुट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग SR लैच के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली लैच क्या है, हमारे पास एक स्टोरी एलिमेंट है जो कि 1 बिट डाटा स्टोर कर रहा है। अब ये नैंड गेट को यूज करते हुए भी बना सकते हैं और नॉट गेट को भी यूज करते हुए बना सकते हैं, क्योंकि नैंड और नॉट दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। और इसकी एस आर क्यों कहते हैं, आर और एस दो इनपुट्स हैं। आर जो है वो स्टैंड्स फॉर रीसेट एंड एस स्टैंड्स फॉर सेट है। रीसेट मीन्स उसकी आउटपुट पे जो मुझे मिलेगा Q इक्वल्स टू 0 और सेट मीन्स Q इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम लोग इसके गेट्स को एनालाइज करेंगे। यहाँ पर मैं जो ऐसा लैच यूज कर रही हूँ उसमें मैंने नॉट गेट यूज किया है, आप यहाँ पर नैंड भी यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें जब भी हम SR लैच के फिनोमेना को स्टडी करेंगे तो हमें ये चीज माइंड में रखनी होगी कि हमारे नॉट गेट की आउटपुट कैसे आती है। नॉट गेट हमें 1 आउटपुट सिर्फ तब देता है जब दोनों इनपुट्स 0 0 होती हैं। अगर एक भी इनपुट 1 हो जाती है तो नॉट गेट की आउटपुट 0 हो जाती है। ये चीज हमें माइंड में रखनी होगी। तो यहाँ पे मैं ट्रूथ टेबल से इसको एनालाइज करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो है वो जो ट्रूथ टेबल में वैल्यू है वो S इक्वल्स टू 0 है, R इक्वल्स टू 1 है। तो अगर मैं R पर 1 अप्लाई करती हूँ और S पर 0 अप्लाई करती हूँ तो उसके बाद मैं आउटपुट को देखती हूँ। तो R पर अगर मेरे पास 1 है और S पर अगर मेरे पास 0 है, ठीक है, R पर 1 है और S पर मेरे पास 0 है, तो क्या होगा, R पर जो 1 है वो क्या करेगा, नॉर गेट के आउटपुट को 0 बना देगा। क्यों? क्योंकि नॉर गेट की इनपुट पे अगर एक भी 1 हो तो आउटपुट पे 0 होता है। तो R की वजह से मेरे पास जो Q पर मिल रहा होगा वो 0 मिलेगा। वो 0 फीडबैक होकर S के साथ दूसरे इनपुट पर आ जाएगा। S ऑलरेडी 0 है तो 0 0 क्या हो जाएंगे, नॉर गेट 0 0 पे अप्लाई होगा तो Q कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलेगा 1। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या आउटपुट्स आ गई, 0 और 1 पर 0 और 1। अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ मैं R की वैल्यू को 1 से 0 कर दूंगी। ठीक है, R की वैल्यू को मैंने 1 से 0 कर दिया, सेट जो है वो ऑलरेडी 0 है। अब मैंने देखना है कि Q पर ऑलरेडी 0 है और Q बार पर ऑलरेडी 1 है। ठीक है, मेमोरी में वो चीज स्टोर है, Q पर 0 है और Q बार पर 1 है, वो चीज मेमोरी में स्टोर है और मैंने S को 0 रहने दिया है और रीसेट को 1 कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, Q बार को देखूंगी। Q बार में क्या था, मेरे पास 1 था। अगर मैं उस 1 को फीडबैक कर दूं रीसेट वाले इनपुट के साथ तो 0 1 हो जाएगा। R तो 0 है और R के साथ जो दूसरी इनपुट है Q बार वाली वो जाएगी, वो क्या है 1। 0 1 नॉट गेट पे क्या होता है 0, तो Q पे मुझे मिलेगा 0। वो 0 फीडबैक होकर मेरे
सेकेंड नॉर गेट में आ जाएगा, तो एस ऑलरेडी 0 था, 0 0 क्या होगा 1, तो क्यू बार में मुझे क्या मिलेगा 1। तो मतलब वही बिट डाटा स्टोर रहा जो पहले था, पहले भी मेरे पास Q0 और Q बार 1 था और अब भी मेरे पास Q0 और Q बार 1 है, मीन्स मेरा डाटा स्टोर रहा है। अब मैं क्या करूंगी, सेकेंड केस के अंदर मैं सेट को 1 कर देती हूँ और रीसेट को 0 रहने देती हूँ। सेट को मैंने 1 कर दिया और रीसेट को मैंने 0 कर दिया। हमें पता है कि जब भी हम लोगों की नॉर गेट की एक भी इनपुट 1 होती है तो आउटपुट क्या होती है आपके पास 0। तो सेट पे मैंने क्योंकि 1 अप्लाई किया था, तो जो मेरा सेकेंड नॉर गेट है वो मुझे क्यू बार देगा, क्यू बार 0 देगा क्योंकि उसकी इनपुट पर एक 1 आ चुका है। क्यू बार मुझे 0 देगा, तो 0 को मैं फीडबैक करूंगी पहले नॉर गेट के अंदर, आर पे ऑलरेडी 0 था तो 0 और 0 1, क्यू पे मुझे 1 मिलेगा। तो इस केस के अंदर क्यू पे मुझे 1 मिला है और क्यू बार में मुझे 0 मिला है, ये चीज मेमोरी के अंदर स्टोर हो गई। अब इसी चीज को कंसीडर करते हुए मैंने नेक्स्ट सिनेरियो को देखना है जिसमें मैं सेट को अगेन से 0 कर रही हूँ और रीसेट जो है वो ऑलरेडी 0 ही है। अब आर पे भी 0 है, एस पे भी 0 है, जबकि जो मेरे पास क्यू था वो 1 है और क्यू बार जो था वो 0 है। अब क्यू जो 1 है वो 1 में फीडबैक करके एस पर लेकर आती हूँ, एस वाले नॉर गेट पे लाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, एस 0 था, क्यू जो मैं फीडबैक करके लाई हूँ 1 था, तो 0 1 क्या हो गया 0 और मेरा क्यू बार जो है वो 0 मुझे मिल गया। वो 0 जो है फीडबैक होके आर वाले नॉर गेट पर जाएगा, तो आर ऑलरेडी 0 है, 0 0 मुझे मिलेगा 1, तो क्यू मुझे मिलेगा 1। तो इस केस के अंदर भी मेरी मेमोरी में वो जो बिट्स मैंने स्टोर की थी 1 0 प्रीवियस स्टेज वाली वो स्टोर रही है। ठीक है, तो इस तरह का केस होता है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास सिनेरियो है वो ये है कि मैंने आर को भी 1 कर दिया है और एस को भी मैंने 1 कर दिया है, मतलब दोनों नॉर गेट्स की इनपुट पे 1 आ गया। अब जब दोनों नॉर गेट्स की इनपुट पे 1 आ गया तो इस तरह का केस में क्या होगा, आउटपुट पे मुझे 0 मिलेगा। ये केस पॉसिबल नहीं है कि मुझे आउटपुट पे क्यू पे भी 0 मिले और क्यू बार पे भी 0 मिले, क्योंकि आर भी 1 है और एस भी 1 है। जब आर भी 1 है और एस भी 1 है तो क्यू और क्यू बार दोनों पे मुझे 0 0 मिलेगा, क्योंकि नॉर गेट की एक भी इनपुट अगर 1 होती है तो आउटपुट 0 हो जाती है। तो क्यू और क्यू बार दोनों 0 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू ने हमेशा इन्वर्स होना है क्यू बार से, क्यू बार ने हमेशा इन्वर्स होना है क्यू से। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मुझे क्यू और क्यू बार सेम मिले। तो ये जो हमारा सिनेरियो है इसको हम यूज नहीं करेंगे, ये केस जो है वो यूटिलाइज नहीं किया जाता आपके SR लैच के अंदर जब दोनों इनपुट्स 1 1 S भी 1 हो और R भी 1 हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं R और S दोनों को 0 0 कर देती हूँ फिर से। अब मैंने दोनों को 0 0 कर दिया, S और R दोनों को। आउटपुट पे मेरे पास क्या था, Q था और वो भी मेरे पास जो है 0 था और Q बार भी मेरे पास 0 था। अब Q को मैं फीडबैक करके S के साथ लेकर आती हूँ, तो S 0 है, Q 0 हुआ है, 0 0 क्या होता है 1, तो Q बार मुझे मिल जाएगा 1 1 फीडबैक होके अगेन R पर जाएगा, R 0 था, Q बार 1 था, तो 0 1 मुझे Q मिलेगा 0, तो 0 1 आ गया। बेसिकली हम लोगों का जो SR लैच है वो 0 0 पे भी डाटा स्टोर करता है, 0 1 पे आपको 0 1 आउटपुट मिलती है, 1 0 जब आपके पास होता है तो आपको आउटपुट पे 1 0 ही मिलता है। लेकिन जब आपकी दोनों इनपुट्स R और S दो इनपुट्स 1 1 होती हैं तो आपका जो SR लैच है वो डाटा स्टोर नहीं करता, वो इनवैलिड केस कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम उसको यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि दो आउटपुट्स जो है वो आपके पास सेम आ रही होती हैं। सो हमने अभी SR लैच को स्टडी किया है यूजिंग नॉर गेट, नैंड गेट से आप लोग SR लैच बना सकते हैं। सब डिफरेंस होगा इनपुट्स का। पहले नॉर गेट पर आर मतलब रीसेट इनपुट रखी थी, अब हम पहले नैंड गेट पर सेट इनपुट रखेंगे। इसके अलावा जो आपका ट्रुथ टेबल होता है, जो आपके SR लैच का ट्रुथ टेबल होता है, अगर आप नैंड गेट यूज कर रहे हैं तो उसमें जब S और R दोनों 0 0 इनपुट्स होंगी तो वो इनवैलिड केस होगा। जबकि नॉर गेट के केस में जब आपकी दोनों इनपुट्स 1 1 होती थी तो वो केस जो है इनवैलिड होता था। लेकिन इसमें जब दोनों इनपुट्स 0 0 होंगी तो वो इनवैलिड केस होगा, या जिसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। सेकेंडली नॉर गेट में जब आपकी इनपुट्स 0 1 होती थी तो आउटपुट्स भी 0 1 ही होती थी, लेकिन इसमें अगर आउटपुट्स आपकी
1 0 होंगी जब इनपुट्स 0 1 होंगी, और अगर 1 0 इनपुट्स है तो आउटपुट्स 0 1 होंगी। Now moving towards the SR flip-flop, as we have already talked about the SR latches, just we are going to apply the clock signals by help of two gates on the circuit of SR latch. Basically क्लॉक सिग्नल इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप कंट्रोलिंग इनपुट्स दे सकें, अपने सर्किट को सिंक्रोनाइज कर सकें। तो यहाँ पर जो आपको सर्किट डायग्राम नजर आ रही है जो आपने नैंड गेट से बनाई हुई है, ये SR फ्लिप फ्लॉप की है। इसमें राइट हैंड साइड पे जो दो नैंड गेट हैं वो बेसिकली SR लैच को शो कर रहे हैं, और उन दो नैंड गेट्स की इनपुट पे मैंने दो नैंड गेट्स लगा दिए हैं जिनके साथ क्लॉक पल्स अटैच है, जो बेसिकली SR फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स देने का काम कर रही है। आपकी S और R दो इनपुट्स हैं, सेट S R सेट। उनकी आउटपुट पे मुझे S स्टार और R स्टार जो है वो मेरे SR लैचेस की इनपुट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग उस टेबल को कंसीडर कर लेते हैं जो हमने SR लैच में लिया था। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको जो छोटे वाला टेबल नजर आ रहा है वो वही टेबल है जो अभी हमने SR लैच के सर्किट में स्टडी किया है। इस टेबल को हमने कंसीडर करते हुए अपने SR फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को ड्राइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं नीचे वाले टेबल में देखूं तो इसके अंदर क्या है कि क्लॉक 0 है और S और R में एक्सेस लिखा हुआ है। जब आपके SR फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पे 0 होगा, मतलब क्लॉक नहीं होगी, क्लॉक कुछ आप लोग अप्लाई नहीं कर रहे होगे, तो चाहे आप S और R पर 1 दे दो 0 दे दो, आपकी आउटपुट Q और Q बार पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। आउटपुट आपकी वही रहेगी अगर आपने जो है S R पर 0 दे दो या 1 दे दो। लेकिन अगर आपने क्लॉक नहीं दी हुई ना, तो क्लॉक जब तक नहीं दोगे आपके फ्लिप फ्लॉप की इनपुट या आउटपुट्स पे कोई असर नहीं होगा। जैसे ही आप क्लॉक सिग्नल 1 करते हो, ठीक है, क्लॉक सिग्नल जैसे ही आपने 1 कर दिया और आपने S पर भी 0 दे दिया और R पर भी आपने जो है ना 0 दे दिया। ठीक है, S पर भी मैंने 0 दे दिया और R पर भी 0 दे दिया और क्लॉक जो है मेरा 1 है। हमें पता है नैंड गेट का जो सर्किट है वो तब आउटपुट देता है जब एक भी इनपुट जो है वो 0 होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली इस तरह से होगा कि S पर मेरे पास 0 है, क्लॉक 1 है, तो आपके पास S स्टार जो है 1 आ जाएगा। क्लॉक 1 है, R पर जो है 0 है, तो 1 0, आउटपुट पर मुझे क्या मिलेगा 1। तो S स्टार भी 1 हो गया, R स्टार भी 1 हो गया। ठीक है, जब इस तरह का केस होता है तो अगर मैं प्रीवियस टेबल में देखूं, जब मेरे पास S और R लैचेस की दोनों इनपुट्स जब मेरे पास 1 1 होती हैं, राइट हैंड साइड पर जो गेट्स है वो लैच है ना, उनकी दोनों इनपुट्स अगर 1 1 होंगी तो मेरे पास आउटपुट में वही डाटा मिलेगा मैंने मेमोरी में स्टोर किया हुआ था। इसीलिए मैंने अपने SR फ्लिप फ्लॉप के टेबल के अंदर प्रीवियस डाटा के नाम से आउटपुट दिखा दिया कि जो पहले मेमोरी में चीज शो थी वही चीज मुझे दोबारा मिल रही है। अब मैं इसी क्लॉक वाले टेबल के अंदर सेकंड इनपुट मेरी हो गई, थर्ड पे मैं फोकस करती हूँ कि क्लॉक पल्स अगेन मेरे पास 1 है। ठीक है, और मैंने S को 0 कर दिया और R को 1 कर दिया। ओके, S 0 है, क्लॉक पल्स 1 है, R जो है वो भी 1 है। जब S मेरे पास 0 है और क्लॉक पल्स 1 है तो फर्स्ट एंड गेट पे मुझे क्या मिलेगा 1। S स्टार क्या हो गया 1, जबकि क्लॉक 1 है और R मेरे पास जो है वो भी 1 है, तो 1 और 1 नैंड गेट के केस में 0 होता है, तो R स्टार मुझे मिल गया 0। S स्टार 1, R स्टार 0। जब लैच के अंदर ये वाली कंडीशन होती है कि S जो है 1 होता है, R जो है वो 0 होता है, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलता है 0 और 1। तो वही वाली मैंने आउटपुट उठा के यहाँ पे लिख दी कि मुझे Q 0 मिल रहा है और Q बार मुझे 1 मिल रहा है। अब क्लॉक वाले टेबल के अंदर ही फोर्थ जो है केस उसको देखती हूँ कि क्लॉक पर 1 है, S 1 है और R जो है वो 0 है। S 1 है, क्लॉक 1 है, क्या होगा नैंड गेट 0 देगा, S स्टार 0 हो जाएगा। क्लॉक 1 है, R जो है 0 है, तो 1 0 1, R स्टार 1।
एस स्टार 0 आर स्टार 1। जब इस तरह का केस होता है कि आपके लैच का एस 0 हो और आर 1 हो, तो आपको जो आउटपुट होती है वो मिलती है आपके पास वो 0। तो यही चीज मैंने क्यू और क्यू बार लिख दिया कि मुझे आउटपुट में मिल रहा है 1 और 0। ठीक है। अब लास्ट केस क्या है कि क्लॉक पल्स जो है मेरे पास वो 1 ही है, एस भी 1 है और आर भी 1 है। अब एस भी 1 है और आर भी 1 है तो क्लॉक पल्स भी 1 है। जब दोनों इनपुट्स 1 1 है तो एस पर भी मुझे, एस स्टार पर भी 0 मिलेगा और आर स्टार पर भी मुझे 0 मिलेगा। जब एस पर भी, एस स्टार पर भी मुझे 0 मिलता है, आर स्टार पर भी मुझे 0 मिलता है लैच के केस में, तो वो इनवैलिड केस होता है क्योंकि आपके पास क्यू और क्यू बार दोनों सेम हो जाते हैं और इसको हम यूटिलाइज नहीं करते। तो बेसिकली जब आपके पास ऐसा फ्लिप फ्लॉप की दोनों इनपुट्स 1 1 होंगी तो वो इनवैलिड केस होगा, या वो केस होगा जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये पूरा फिनोमेना हो गया। अब स्लाइड के वेरी लेफ्ट हैंड साइड मैंने एक छोटा सा टेबल दिया है जो बेसिकली मेरे ऐसा फ्लिप फ्लॉप की सारी आउटपुट्स को समराइज करके लिख रहा है। वो ये कह रहा है कि आपके पास एस और आर जब दोनों 0 0 होते हैं तो आपकी आउटपुट जो है वो सेम रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, जो प्रीवियसली आपने डेटा स्टोर किया होता है वही आता है। अगर आपकी एस जो है वो इनपुट 0 होती है और आपका जो आर होता है वो 1 होता है, तो उसके अंदर एस की वजह से आपको क्यू जो आउटपुट होती है वो 0 मिलती है ऑलवेज। जबकि आपके पास अगर एस 1 हो जाए और आर 0 हो तो आपको आउटपुट जो है 1 मिलेगी, 1 सेट टू 1 होगा। जब आपकी एस और आर दोनों 1 1 होंगी तो वो इनवैलिड केस होगा, या ऐसा केस होगा जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर दोनों आउटपुट सेम हो रही है, क्यू बी और क्यू बार भी दोनों इक्वल हो रहे हैं। पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्यू बार है और क्यू है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये समराइज फॉर्म है एसआर फ्लिप फ्लॉप की। इस तरह से आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है उसे डेटा या डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ये मॉडिफाइड फॉर्म है आपके क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप की। बेसिकली जो आर एस या एसआर फ्लिप फ्लॉप था आपके पास, उसकी 2 डेटा इनपुट्स थी, एस और आर, और आपको दोनों इनपुट्स को चेंज करना पड़ता था अपनी सिंगल आउटपुट को लेने के लिए, क्यू और क्यू बार लेने के लिए। तो बेसिकली दोनों इनपुट्स को चेंज करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कि आपके पास जस्ट एक इनपुट हो, आप उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग्स कर सको, तो ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, डेटा फ्लिप फ्लॉप जो है वो इन्वेंट हुआ। और इसमें क्या होता है कि आप लोग एक नॉट गेट को यूटिलाइज कर देते हो। स्ट्रक्चर आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप वाला ही रहता है, जस्ट डिफरेंस ये होता है कि आपके पास एक इनपुट होती है। एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स थी, एस और आर, इसमें सिर्फ एक इनपुट है डी डाटा फ्लिप फ्लॉप के अंदर, और आप लोग नॉट गेट के थ्रू उसको आर से कब कर रहे हो। तो जस्ट एक नॉट गेट इंसर्ट हो रहा है और एक ही इनपुट है डी, उसको चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट जो है वो चेंज होती रहेगी। तो अगर मैं अपने प्रीवियस ट्रूथ टेबल को कंसीडर करते हुए इस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को एनालाइज करूं तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो कि मेरे पास अगर क्लॉक पल्स 0 है तो डी इनपुट चाहे 1 हो चाहे 0 हो, मेरी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। जो प्रीवियस मेमोरी में डेटा स्टोर है वही मुझे आउटपुट पे मिलेगा क्योंकि क्लॉक 0 है। ठीक है। जैसे ही मैं अपनी क्लॉक को 1 करती हूँ तो क्लॉक को मैंने 1 किया और मैं केस लेती हूँ कि डी मेरे पास 0 को इक्वल है। जब भी आपके पास आपकी सेट इनपुट 0 होती थी तो आपकी रीसेट इनपुट जब 1 होती थी, मीन्स उसी फिनोमेना को अगर हम इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको ट्रूथ टेबल नजर आ रहा है वो बेसिकली मेरे एसआर फ्लिप फ्लॉप का है। उसमें जब एस 0 होता था तो रीसेट जो है पिन 1 होती थी। इसी को अगर मैं लेकर चलती हूँ कि अगर मेरे पास डी 0 है तो वही डी नॉट गेट से पास होने के बाद आर में 1 हो रहा है ना, एस के अंदर डी 0 आ रहा है, वही 0 जो है नॉट गेट से पास होने के बाद आर के अंदर 1 बनकर आ रहा है। तो एस 0 है, आर 1 है, तो डी 0 था इस केस के अंदर। जब आपके पास डी 0 था तो आपके पास एस
और आर वाली अगर मैं ट्रूथ टेबल को देखती हूँ तो आपको आउटपुट पे 0 मिल रहा है। सिमिलरली वही केस सिनेरियो बन रहा है तो मुझे आउटपुट पे 0 मिलेगा। जब मैं क्लॉक पल्स को 1 ही रखती हूँ और अपने डी को 1 कर देती हूँ, D1 मीन्स S1, नॉट गेट से पास होने के बाद रीसेट पिन 0, तो S1 रीसेट 0। जब ऐसा सिनेरियो होता है तो आउटपुट पे क्या मिलता है 1। तो डेटा फ्लिप फ्लॉप पे भी आपको आउटपुट पे 1 0 के केस में आपको 1 ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो जब मैं लास्ट सिनेरियो की बात करती हूँ कि मेरे पास डेटा पिन पर मैंने 1 दे दिया, ठीक है, तो 2 इनपुट्स वाला केस तो यहाँ पे वैलिड हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मेरी इनपुट ही एक है, टी इनपुट है। तो जब मेरी एस और आर दोनों 1 थी तो वो ऐसे इनवैलिड केस था, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं थी उसकी, उस पर हमें क्यू और क्यू बार सेम मिल रहा था। तो इस चीज को कंपनसेट भी किया गया है इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर, क्योंकि डाटा फ्लिप फ्लॉप की होती ही एक पिन है, तो मैं एस और आर दोनों को 1 नहीं ले सकती। तो ये वाला जो केस है ये वैसे वैनिश हो जाएगा। अभी हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप का सबसे मेजर डिसएडवांटेज ये था कि वो जब आपकी दोनों इनपुट्स 1 1 होती हैं उस केस के अंदर आपको इनवैलिड स्टेट दे रहा होता है, या अगर Q1 आपको आउटपुट पर मिलता है तो Q बार जो है वो आपको 0 नहीं मिलता, 1 नहीं मिल रहा होता है, तो मीन्स एक इनवैलिड सी स्टेट जो है वो बन जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए जो फ्लिप फ्लॉप बना है उसको जेके फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप बेसिकली रिफाइनमेंट है आपके एसआर फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल को हम लोग वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पे जो मेरे पास सर्किट अवेलेबल है जेके फ्लिप फ्लॉप का, इसमें मैं जो लैच यूज कर रही हूँ वो नैंड लैच है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ऑल लैच भी यूज कर सकते हो, ये नॉन लैच भी यूज कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे नैंड यूज कर रही हूँ, जो आपको इजी लगता है आप वो यूटिलाइज कर सकते हो। तो सिंपली मैंने क्लॉक पल्स है, जेके फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास, और जे जो है वो सेट के लिए है, के जो है वो रीसेट के लिए है। और बेसिकली क्या होता है कि क्यू में इनपुट आउटपुट है आपके पास और क्यू बार जो है वो सेकेंड आउटपुट है आपके पास। तो मैं अपना सिनेरियो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि मेरे पास क्यू एन जो है पहले केस पे वो 0 है, ठीक है, और जे के दोनों 0 0 है। अब अगर जे भी 0 है के भी 0 है तो नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट पे आपको 1 इजीली मिल जाएगा। तो जे और के दो नैंड गेट जो पहले वाले हैं उनके आउटपुट पे आपको इजीली 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। आपको उनके आउटपुट पे 1 1 मिल गया पहले दोनों नैंड गेट के आउटपुट्स पे। देन आप लोग अब जाते हो लैच सेक्शन पे। अब लैच सेक्शन के अंदर देखो तो मैं क्यू टी को 0 के इक्विवेलेंट रख लेती हूँ। अगर मैंने क्यू टी को 0 के इक्विवेलेंट रख लिया तो फीडबैक सिग्नल के बाद वो 0 जो है वो मेरे लैच के सेकेंड नैंड गेट में आ जाएगा। तो पहले मेरे पास 1 था, बाद में 0 था, तो मुझे क्यू बार जो है वो क्या मिल गया 1, ठीक है, क्यू बार 1 मिल गया। और वो वाला 1 जो है वो मैंने फिर लैच के थ्रू फीडबैक के थ्रू जो है अप्लाई किया, तो मुझे 1 और प्रीवियस स्टेज से क्या आ रहा था 1 ही आ रहा था। तो 1 और 1 क्या होता है नैंड गेट में 0, तो क्यू मुझे 0 मिला। मतलब पहली स्टेट के अंदर जब क्यू एन 0 है और जे और के दोनों 0 है तो कोई चेंज अकर नहीं होगा, और मुझे क्यू अगर मैं 0 अप्लाई करी हूँ तो आपको आउटपुट में भी 0 ही मिलेगा। इसी स्टेज को अगर मैं वेरीफाई करती हूँ कि अगर मैं क्यू एन 1 रखकर जो है सारा फिनोमेना परफॉर्म करी हूँ तो क्या होगा। अगर मैं क्यू एन को 1 रखती हूँ तो 1 जो है वो मेरे सेकेंड नैंड गेट के अंदर लैच के जाएगा, प्रीवियस स्टेज से भी 1 आ रहा है, तो 1 और 1 0, क्यू बार 0 हो जाएगा। वो 0 जो है वो मेरे पहले वाले नैंड लैच में चला जाएगा, तो 1 और 0 क्या हो जाएगा मेरे पास 1, तो क्यू उस स्टेज पे 1 आएगा, अगेन वही वैल्यू आएगी जो क्योंकि मैं अप्लाई करी थी, कोई चेंज अकर नहीं होगा, ओके। उसके बाद मैं आ जाती हूँ कि अगर मैंने जे को 0 ही रखा हुआ है और के को मैंने कर दिया है जी आपके पास 1, के को मैंने 1 कर दिया, जे 0 ही है और क्यू एन भी 0 ही है। अब जे 0 है, ठीक है, तो मुझे क्या होगा पहले नैंड गेट पर इजीली 1 आउटपुट पे मिल जाएगा। के जो है मेरे पास 1 है, क्लॉक से भी मेरे पास 1 है। अब मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो फीडबैक होके इनपुट आ रही है वो 1 है या 0। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं देखूंगी कि क्यू टी मेरे पास क्या है। क्यू टी मेरे पास 1 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि 1 और 1 जो है वो मैं
क्यू टी इस केस के अंदर 0 था, 0 को मैं फीडबैक करके ले जाऊंगी अपने के आउटपुट के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जे वाला जो नैंड गेट था वहाँ पे मुझे ऑलरेडी मिल रहा था आपके पास 1, और के वाले में भी मुझे 1 मिलेगा, दोनों पे 1 1 आ गया, 1 1 आ गया। तो अब मुझे लैच को वेरीफाई करना है। लैच में मैंने क्यू पे क्या अप्लाई किया था, 0, ठीक है, तो वो 0 फीडबैक होके आएगा, तो क्यू बार मुझे मिल जाएगा 1, और वो 1 अगेन फीडबैक होके जाएगा, तो 1 और 1 0, तो क्यू मुझे अगेन 0 मिला और क्यू बार मुझे 1 मिला। ओके, सेटिस्फाई हो गई हमारी ये कंडीशन सेकंड स्टेज। अब यही वाली अगर मैं स्टेज करती हूँ कि अगर जे मेरे पास 0 ही है लेकिन के जो है 1 है और क्यू एन भी मैं 1 दे रही हूँ, तो उस केस में क्या होगा, क्यू एन अगर मेरे पास 1 आता है तो के की जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगी, ठीक है, जे की आउटपुट 1 ही थी, जे की आउटपुट 1 है और के जो है मेरे पास हो गया है 0, ठीक है, 0 हो गया, के जो है मेरे पास 0 हो जाएगा, तो क्यू जो मैंने 1 ली है वो मैं नैंड के अंदर दूंगी, तो क्यू बार मुझे मिलेगा 1 फीडबैक होके जाएगा, मुझे क्यू जो है आपके पास 1 फीडबैक होके गया, प्रीवियस स्टेज से डे से आपको क्या मिल रहा था 1, तो 1 और 1 अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू 0, ठीक है। तो मीन्स इस स्टेज के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमें वो आउटपुट मिल रही है जो बेसिकली मैंने जे की अप्लाई किया। अगर मैं जे के 1 रख रही हूँ तो मुझे आउटपुट पे 1 मिल रहा है, अगर मैं जे 0 रख रही हूँ तो बेसिकली अगर मैं जे को जिस जे की जो वैल्यू रख रही हूँ मुझे आउटपुट पे वही चीज़ मिल रही है, और के वाली जो है आउटपुट वो बेसिकली रीसेट हो रही है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक केस है कि मैंने तीनों इनपुट्स जो है मेरी 1 1 है, ठीक है, क्यू एन जो प्रीवियस स्टेज थी वो भी 1 1 है, या पास्ट स्टेज नहीं प्रेजेंट स्टेज आप क्यू एन को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो वो भी 1 है, जे भी 1 है, के भी 1 है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि सब कुछ 1 हो जाए आपके पास, इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो हमारा गेट किस तरह से वर्क करेगा, ये बेसिक जे के फ्लिप फ्लॉप का थीम है। तो मैंने जे को भी 1 रख लिया, के को भी 1 रख लिया, क्लॉक ऑलरेडी मेरे पास 1 1 आ रही थी। अब मुझे नहीं पता कि क्यू मेरे पास क्या है, ठीक है, क्यू के 2 केसेस हो सकते हैं, एक में तो क्यू जो है वो 1 था और एक में 0 है। अगर मेरा क्यू एन जो है वो 0 होता है, ठीक है, तो फीडबैक होके वो जो 0 है ना उसकी आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, क्यू बार क्या है 1, ठीक है, तो 1 वो फीडबैक होके जे में आ जाएगा, सही है। तो जे की आउटपुट मुझे क्या मिलेगा 1, लेकिन के की आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा 0, ठीक है, 0। अब 0 आपको के की आउटपुट में मिल गया और जे की आउटपुट आपको मिल गया 1। अब उस 1 में के अंदर अगर मैं 1 के साथ क्यू बार को लेती हूँ, क्यू बार बेसिकली मेरे पास क्या है 1 है, तो 1 और 1 मुझे क्या मिलेगा, 1 और 1 बेसिकली मेरे पास जो जे से आउटपुट आ रही थी वो क्या थी, वो मेरे पास डिपेंड करता है कि मैं क्यू क्या ले रही हूँ, ठीक है। अब क्यू इस केस के अंदर मैंने 0 लिया हुआ था, ठीक है। अब जब मैंने क्यू 0 लिया हुआ था वो मैं 0 जो है के अंदर दे रही थी, कि क्यू 0 था, क्यू बार 1 था, 1 जो है जे के अंदर जा रहा था, जे ऑलरेडी 1 था, क्लॉक ऑलरेडी 1 था, तो जे के आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा था 0, ठीक है, और के की आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा था 1, के पे मुझे 1 मिल रहा था, जे पे मुझे 0 मिल रहा था। अब क्यू बार जो था वो मेरे पास 1 था, 1 जो है फीडबैक होके जाएगा, तो जे 0 था, 0 और 1 अगेन मुझे क्यू पे क्या मिलेगा 1, ठीक है, और जबकि के से जो मेरे पास आ रहा था वो 1 था, 1 और 1 मुझे क्यू बार क्या मिलेगा 0। तो 0 1 1 का जब केस होता है तो आपको क्यू एन मिलता है 1। अगर मैं कहती हूँ कि क्यू मेरे पास 1 के इक्विवेलेंट है, ठीक है, जे के फ्लिप फ्लॉप में जे भी 1 है, के भी 1 है और क्यू 1 है, क्यू 1 है तो के फ्लिप फ्लॉप वाला जो नैंड गेट है वो 0 आउटपुट देगा, ठीक है, और क्यू बार जो था वो 0 हो जाएगा। जब वो 0 हो जाएगा तो जे वाला जो गेट है वो मुझे क्या आउटपुट देगा, वो मुझे 1 आउटपुट देगा। तो इस केस में जे 1 हो गया, के जो है वो 0 हो गया, ठीक है, के 0 हो गया,
तो अब मैंने देखना है कि मुझे क्यू बार जो था बेसिकली 1 था, 1 फीडबैक होके जे के साथ जाएगा तो मुझे क्यू जो है 0 मिल जाएगा, और जो 0 फीडबैक होके के साथ आएगा जो 1 था तो मुझे क्यू बार जो है 1 मिल जाएगा। तो बेसिकली 0-1 का फिनोमेना अगेन अक्कर हो गया मेरी लास्ट स्टेज के अंदर, जो कि मुझे ऐसा फ्लिप फ्लॉप पे नहीं मिल सका था। इसमें अगर मैं Q1 दे रही हूँ तो Qn+1 जो है मेरे पास 0 आ रहा है, तो 1-0 टॉगलिंग का काम बेसिकली हो रहा है। तो इनवैलिड स्टेज वाला जो काम था, जो ऐसा फ्लिप फ्लॉप में था फेस करना पड़ा था, वो मुझे अब दोबारा फेस नहीं करना पड़ रहा। फोर्थ फ्लिप फ्लॉप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास जो है एग्जैक्टली 4 नैंड गेट्स ही होते हैं, जिसमें से 2 नैंड गेट्स की 3 इनपुट्स होती हैं। ये बेसिकली जेके फ्लिप फ्लॉप की ही सिंगल इनपुट वर्जन फॉर्म है, और जेके फ्लिप फ्लॉप वाला ही स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स होती हैं, टी फ्लिप फ्लॉप में 1 इनपुट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने टी को 0 रखा है, तो पहले नैंड गेट पर भी 0 आ रहा है, दूसरे नैंड गेट पर भी 0 आ रहा है, क्लॉक पल्स जो है वो 1 है, और क्यू आपने 0 दिया है। तो टी पे क्योंकि आपके पास 0 है तो दोनों नैंड गेट्स की आउटपुट पे, नैंड गेट के आउटपुट पे आपको 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। फीडबैक से क्यू जो आपके पास 0 था वो सेकेंड लैच नैंड गेट ऑफ द लैच पे आएगा, तो 1 and 0 क्यू बार जो है वो आपको 1 मिलेगा। 1 फीडबैक होके फर्स्ट नैंड गेट ऑफ द लैच पे जाएगा, तो 1 जो आपको है 0 मिलेगा, तो क्यू आपको 0 मिलेगा। अगर मैं क्यू को 1 देती हूँ, टी को 1 ही रहने देती हूँ, तो आपके पास फर्स्ट पे भी 1 आ रहा था, सेकंड नैंड गेट पे भी 1 आ रहा था। क्यू फीडबैक होके सेकंड नैंड गेट ऑफ द लैच पे जाएगा, देन 1 and 1 जो है क्यू बार 0 हो जाएगा, 0 पहले नैंड गेट ऑफ द लैच पे जाएगा, तो 1 and 0 आपके पास जो है 1 हो जाएगा। मीन्स अगर मैं 1 अप्लाई करती हूँ तो 1 मिलेगा, अगर मैं 0 अप्लाई करती हूँ तो 0 मिलेगा। जो प्रेजेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट होगी। अब अगर मैं टी को 1 कर देती हूँ, ठीक है, टी को मैंने 1 कर दिया और क्लॉक पल्स भी 1 है, तो अब मुझे फीडबैक से देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्यू और क्यू बार जो है वो 1 है या 0 है। अगर तो मैं रखती हूँ क्यू को 0, ठीक है, तो पहले नैंड गेट पे मुझे 1 मिलेगा, और क्यू बार क्योंकि 1 हो जाएगा तो पहले नैंड गेट पे मुझे 0 मिलेगा, जबकि दूसरे नैंड गेट पे मुझे 1 मिलेगा। तो जब आपके पास Q जो है वो 0 है, ठीक है, तो आपका सेकेंड नैंड गेट ऑफ द लैच पे आएगा, तो वो क्या था 1 and 0, तो Q बार मुझे क्या मिलेगा, Q बार मुझे मिलेगा 1। ओके, और Q बार 1 नहीं मिलेगा, Q बार डिपेंड करता है कि आपके पास उस टाइम पर क्या है, तो पहले नैंड गेट की इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो पहले नैंड गेट की आउटपुट जो है इस टाइम पे मेरे पास 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्यू बार से अप्लाई किया। क्यू बार मेरे पास इस टाइम पे क्या है, क्यू बार इस टाइम पर मेरे पास 1 है, तो 1 को मैंने एक फर्स्ट नैंड गेट पर अप्लाई किया, उस पर ऑलरेडी 2 1s थे, तो मुझे आउटपुट पे क्या मिला 0। 0 मुझे मिल गया फर्स्ट नैंड गेट ऑफ द लैच पर, और जो सेकंड नैंड गेट ऑफ द लैच है उस पर मुझे क्या मिला, सेकंड नैंड गेट ऑफ द नैंड गेट पर आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो पहले नैंड गेट पर 0 मिल गया, दूसरे नैंड गेट पर मुझे 1 मिल गया। अब यहाँ पर मैंने अप्लाई किया हुआ है Q को 0, तो Q जो है मेरे पास फीडबैक होकर आएगा। फीडबैक होकर आया तो पहले यहाँ पे 1 था और 0 था सेकंड नैंड गेट पर, सेकंड नैंड गेट ऑफ द लैच पर। 0 और 1 क्या होगा, 0, ठीक है, तो 0 फीडबैक होकर ऊपर जाएगा, वहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो 0 0 1 हो जाएगा, तो मुझे Q क्या मिला 1। अब अगर मैंने Q को 1 अप्लाई किया है तो पहले नैंड गेट पे मेरे पास क्या था वो देखूंगी, और दूसरे नैंड गेट पे मेरे पास क्या था वो देखूंगी। पहले नैंड गेट पर अब मुझे मिलेगा 1 और दूसरे नैंड गेट पर मुझे मिलेगा 0, ठीक है। दूसरे नैंड गेट पर 0 मिला, तो जो मेरे पास Q था इस टाइम पे 1 था, 1 फीडबैक होके आया,
और 1 एंड 0, क्यू बार मुझे मिला, क्यू बार आपके पास 1 आ रहा होगा, वो 1 फीडबैक के ऊपर 1 1 से जाएगा तो 1 क्यू जो है 0 मिल जाएगा। मीन्स मेरे पास अगर मैं टी इनपुट 0 होती है तो प्रेजेंट स्टेट ही नेक्स्ट स्टेट होती है, लेकिन अगर टी इनपुट 1 होती है तो प्रेजेंट स्टेट का ऑल्टरनेटिव नेक्स्ट स्टेट होगा। To perform the experiment of RS flip-flop, we have to move towards the LabVIEW software. As we know that LabVIEW software has two main windows, block diagram and the front panel. And for the representation of inputs, we have to move towards the front panel of the LabVIEW software. On the front panel, I will paste the input and outputs. And so right click on the front panel, control panel will be open. Then I'm going to move towards the Boolean section. From here, I'm going to pick the three inputs, one for R, one for S, and one for clock pulse. So pick the push button and name it as R, right click again, pick another push button and name it as S, right click, pick push button and name it as T, name it as clock, CLK clock. And here basically we need an other two LED for the representation of Q and Q bar. Right click on the front panel and pick round LED and name it as Q. Right click, pick Q, Q bar. So we have to follow this sequence as our flip-flop, as we have already studied about this in the theoretical section, and sequence is S and R. So moving towards the front panel again, and I will move the SR switch to the upside and R switch to the downside, and after this, I will move towards the block diagram. Here, basically, we need four NAND gates. So right click, function palette will be open. Then I will pick NAND gate. Then I will pick another NAND gate. Place clock pulse right there. The same sequence as is the upward side. SR and clock, and right click again, pick another NAND gate, right click again, pick another NAND gate. Then I will connect S with the first input of NAND gate, then second input with the clock, connect it with the clock and with the R input. Then I will connect the output of first and NAND gate with the first one and second with the second one. Then here basically we have to connect the feedback section, connect it like this. Like this. Like this. This is basically the feedback node. So my block diagram is completed now. Now for the analysis of the result, I have to move towards the front panel again. And I'm going to consider one specific case, like when I have the clock pulse 1 and S0 and R0, then you are going to take Q0 and 1. So moving towards the front panel and S0 and R1, S0, R1 and clock pulse 1, then you can see that you have basically the consideration of my. So if I will change the S input to 0 and means remaining the same 0,
and R 1 and clock 1, then run it. We can see Q 0 and Q bar 1, like the same we have get and our truth table S 0 1 R and clock 1 0 1. So this is how we can perform the experiment of RS flip-flop on the LabVIEW software. अब आपका जो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है वो है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर सिंपली आपका आर एस फ्लिप फ्लॉप रिमेन सेम रहता है, सिर्फ ये होता है कि आप एस और आर दोनों को कंबाइन करके सिंगल इनपुट बना देते हो और नॉट गेट को यूटिलाइज करते हो। अब हमने पढ़ा था कि नैंड गेट को यूज़ करते हुए नॉट गेट कैसे बना सकते हैं, दोनों इनपुट्स को कपल करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आर इनपुट को ख़त्म कर दूंगी, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप का मेजर एडवांटेज ही है ये एस और आर की दोनों इनपुट्स को ख़त्म करके सिर्फ एक इनपुट पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मैं ये ख़त्म कर दूंगी, बाकी मेरा फ्लिप फ्लॉप सेम रहेगा। इसको नाम दे दूंगी डी इनपुट का। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि राइट क्लिक करूंगी और एक और नैंड गेट पिक कर लूंगी। ठीक है, ये नैंड गेट मैंने पिक कर लिया। अब इसकी एक इनपुट को मैं डी से कनेक्ट कर दूंगी और दूसरी इनपुट को इससे मैं कपल कर दूंगी। ठीक है, कपल हो गया। उसके बाद मैंने आउटपुट को अगेन इससे कनेक्ट कर देना है। तो बेसिकली मेरे पास एक ही इनपुट है डी, जो इसमें भी जा रही है और जो इसमें भी जा रही है, सिर्फ नॉट गेट को यूटिलाइज किया है। तो ये हमने बना लिया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने फ्रंट पैनल पर रिजल्ट के एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब मैं रन करती हूँ तो हमें पता है, यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्लॉक पल्स 1 है, डी 0 है तो हमें आउटपुट पे 0 मिलेगा, अगर डी 1 है तो आउटपुट पे 1 मिलेगा। क्लॉक पल्स को मैं 1 कर देती हूँ, डी मेरा 0 है तो आउटपुट पे मुझे क्या मिल रहा है 0। डी 1 है तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है 1। ठीक है, डी 1 है तो आउटपुट पे 1, डी 0 है तो आउटपुट पे मुझे 0 मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं LabVIEW पर। To perform the experiment of JK flip-flop, we have to move towards the LabVIEW software. As we know that LabVIEW software has two main windows, block diagram and the front panel. Firstly, I will place the inputs and outputs of the JK flip-flop. And for the inputs, we have to place three push buttons for J, for clock, and for K. So right click and pick push button from the Boolean section of the control palette and named it as J. Then right click and pick another push button and named it as clock. Right click, pick another push button and named it as K. Right click, pick round LED and named it as Q. Right click, pick round LED and named it as Q dash. So my front panel is completed and I have to move towards the block diagram for creating the functionality of my JK flip-flop. And on this section, as we have already talked about this JK flip-flop, and this we need basically three input NAND gates and two inputs NAND gates, two input NAND gates and two three input NAND gates. And for this हम लोग क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे, थ्री इनपुट नैंड गेट बेसिकली LabVIEW के सॉफ्टवेयर पर अवेलेबल नहीं होते, तो हमें कंपाउंड अरिथमेटिक आइकन यूज करते हुए थ्री इनपुट नैंड गेट बनाना पड़ता है। सो हम राइट क्लिक करेंगे, बूलियन सेक्शन में चले जाएंगे फंक्शन पैलेट के, वहां से एक कंपाउंड अरिथमेटिक आइकन पिक करेंगे, उसको 3 टाइम्स एक्सपैंड करेंगे क्योंकि इसमें 3 इनपुट्स देनी है, और राइट क्लिक करेंगे, उसके चेंज मोड में जाके एंड को पिक कर लेंगे। फिलहाल ये एंड बन चुका है, 3 इनपुट एंड बन गया है। अब इसके आगे राइट क्लिक करके मैं बूलियन सेक्शन से एक नॉट पिक कर लेती हूँ और उसको इसके आगे लगा देती हूँ। अब ये जो गेट मेरे पास इससे बन चुका है, ये नैंड गेट है। ठीक है, सिमिलर केस मैं एक और पिक करती हूँ बुलियन में जाके, वहां से मैं कंपाउंड अरिथमेटिक लेती हूँ। कंपाउंड अरिथमेटिक से अगेन मैं इसको 3 टाइम्स एक्सपैंड करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, चेंज मोड पे जाती हूँ, वहां से एंड पिक करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, नॉट लेती हूँ और
इसको अटैच कर देती हूँ। ये भी नैंड बन गया ट्री इनपुट, ये भी नैंड बन गया ट्री इनपुट। अब मुझे दो और चाहिए नैंड गेट जो 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, राइट क्लिक करूंगी, बूलियन सेक्शन में चली जाऊंगी, फंक्शन पैलेट के वहां से मैं नैंड लूंगी, 2 इनपुट नैंड, देन मैं एक और नैंड लूंगी। हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि अब मैंने इनपुट्स अटैच करनी है। जैसे मेरी यहाँ पे अटैच है, ये जो बेसिकली थी ये इस आउटपुट से आ रही है, और ये वाली जो थी ये इस आउटपुट से आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों के साथ जो है ना क्लॉक अटैच कर देती हूँ। ये यहाँ पे क्लॉक लग गया, और ये मेरे पास यहाँ पे क्लॉक लग गया। अब इस पे मैं दे दूंगी जे, और इस वाली पे जो थी ये मेरी आउटपुट आनी है। ओके, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हो गया। उसके बाद हमने इसको इसकी फर्स्ट इनपुट से अटैच कर देना है। सही है। देन ये जो था हमारे पास, ये हमारे पास के आनी थी। ठीक है, अब हमने एग्जैक्टली यही सीक्वेंस फॉलो करना है। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट इनपुट जो है इसके अंदर आ जाएगी, इसकी जो थी हमारे पास सेकेंड इनपुट इसके अंदर आ जाएगी। सही है, और इसको हम इससे अटैच कर देंगे। देन हमारे पास ये जो है इससे अटैच है, और ये जो है इससे अटैच है, और ये जो के क्यू बार है ये इससे अटैच है। क्यू बार ने इससे अटैच होना है, तो क्यू बार को मैं यहाँ अटैच कर दूंगी। सही है, और इससे जो है यहाँ पर अटैच होना है। सो ये मेरा होता है जेके फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट। अब मैं इसके रिजल्ट्स को टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक यही जो है इनपुट ले रही हूँ, यही स्विच सीक्वेंस ले रही हूँ, जिसमें मेरे पास जे और के दोनों 0 0 है। जब मेरे पास दोनों जे और के 0 0 होते हैं तो लेट्स सी हमारे पास आपके पास क्या स्टेट आती है। तो जे और के दोनों 0 0 है, क्लॉक 1 है। ये तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्यू जो करंट स्टेट है वो 1 है। यहाँ पे क्यू जो है 1 है, जो मेरा जे और के दोनों 0 0 है, तो अभी मेरे पास क्यू जो है 1 है। So this is how we can perform the experiment of JK flip-flop on Labview software. To perform the experiment of T flip-flop, we have to move towards the Labview software, and T flip-flop we have two inputs, clock and T. So firstly I have to move towards the basically front panel of the Labview software. On the front panel I will right click, control panel will be open, then I will pick the push button and name it as T input. Then I will pick another push button and named it as clock pulse, CLK. And then I will right click again, and from the control palette I will pick round LED and named it as Q. Then I will right click again and pick another round LED and named it as Q bar. Then I will move towards the block diagram, and now I have to create the functionality for the tree flip-flop. In tree flip-flop, basically firstly we need 3 input and gate. Basically 3 input NAND gate. In Labview software we have not contain any 3 input AND gate. So firstly we have to make the 3 input AND gate by the help of compound arithmetic icon. Then I will attach the NOT gate in front of the compound arithmetic icon. Then we are able to complete the section of 3 input NAND gate. So right click, moving towards the Boolean section, then compound arithmetic, and expand it 3 times. Then right click, change mode, and then right click, moving towards the compound arithmetic section,
replace it and expand it 3 times, change mode, and then right click, pick NOT gate, attach it, pick another NOT gate and attach it. Then I will pick 2 input, 2 NAND gates, right click, pick NAND gate, right click, pick NAND gate, then basically now I'm going to connect the clock input right there and right there, and connect T input, then I will attach it. Okay, so now connect it. Now connected there. Then according to this sequence, second and first input, second input, and then here basically we need a feedback section from here, and here basically we need feedback section from right there. So connect it. So the structure of T flip-flop is completed now, and I have to move towards the front panel for the analysis of results section. So you can see that when we have one mistake I have done in this experiment is basically this input will be connected from here and this input will be connected from here. So I have to delete this wire firstly, and this one too, and expand it and connect it with that section and connect this input with this section. Now for the analysis of result, I have to move towards the front panel, right click and pick the clock input, click on the clock input. As you can see, toggling is occur as I have on the switch and off the switch. So this is how we can perform the experiment of T flip-flop on LabVIEW software. From this experiment, we have learned that what are the sequential circuits, what are the latches, and what is the difference between flip-flops and latches. And we have also learned about the RS, JK, D and T flip-flops and their implementation on LabVIEW software. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.